हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूं LLB थर्ड ईयर, सैम आपका 6, कोड आपका 6001। कहीं पर ये 601 लिखा हुआ होता है। एक्ट आपका इंटरप्रिटेशन, जिसे हम कानूनों का निर्वचन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आज का 9 है। अब से पहले मैं 8 क्वेश्चन आपके करा चुका हूँ, 1 से 8 तक। आप प्ले लिस्ट जाकर देखिए। जब प्ले लिस्ट आप देखोगे वहाँ आपको सैम, कोड और एक्ट का नाम लिखा मिलेगा। अगर किसी स्टूडेंट का सैम मैच नहीं करता है या कोड मैच नहीं करता है तो आप सिलेबस और अपने एक्ट के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कीजिएगा। आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, नॉलेज और एग्जाम दोनों पर्पज से। सामंजस्यपूर्ण, समन्वयपूर्ण अर्थान्वयन। अगर किसी स्टूडेंट को हमारे पीडीएफ नोट चाहिए तो दिए हुए व्हाट्सएप पे एसएमएस कर सकता है। अगर कोई डाउट है, किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे एसएमएस करके हमसे बात कर सकता है। ठीक है। आज का जो क्वेश्चन है सामंजस्यपूर्ण, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं जिससे कि चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। जब विधायिका विधि बनाती है, ठीक है, तो सभी विधियों में जब विधि बनाती है तो उस विधि के अंतर्गत काफी सेक्शन रखती है या आर्टिकल्स बनाती है। आर्टिकल्स बनाती है। तो जब आर्टिकल्स बनाए जाते हैं, लिखे जाते हैं, तो क्या होता है कि कुछ आर्टिकल ऐसे होते हैं, जैसे एक कार्य गलत है, ठीक है, उसको मतलब एक एग्जांपल के जरिए से मैं आपको बताता हूं। इस पॉइंट को छोड़ते हैं, ये इसको बाद में लेंगे। जैसे आर्टिकल बना और आर्टिकल जैसे हम एक लेते हैं ए, और इसने किसी कार्य को करने की हमें इजाजत दी, किसी कार्य को करने की इजाजत दी, ठीक है। लेकिन वहीं पर एक और आर्टिकल बना है जिसे वे बोलते हैं हम ई। वो कहता है कि जो कार्य आप कर रहे हो वो गलत है, ठीक है। जो आप कार्य कर रहे हो वो गलत है, ठीक है। अब बात आती है कि आर्टिकल एक बार तो कह रहा है कि आप इस प्रकार से कार्य कर सकते हो, और एक बार आप कह रहे हो कि आर्टिकल आर्टिकल उसी एक्ट के अंदर कह रहा है कि आप इस प्रकार का कार्य नहीं कर सकते हो। अब सामंजस्य उत्पन्न हो जाता है इसमें कि भाई ए वाले देखो, ए और ई नाम का कोई आर्टिकल नहीं है, मैं एक एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूं। अब उत्पन्न होता है कि भाई ए वाले आर्टिकल को माने या ई वाले आर्टिकल को माने। अब इसी से संबंधित मामला न्यायालय के अंतर्गत जाता है, ठीक है। अब किसी कार्य को करने की इजाजत थी और उस व्यक्ति ने एक कार्य को किया, ठीक है। अब उस पे एक व्यक्ति केस लेके गया कि भाई जो ए आर्टिकल के अकॉर्डिंग उसने जो कार्य किया है, जो आप कार्य कर रहे हो वो गलत है, ठीक है। जो आपने कार्य किया है वो गलत है। अब आपको दंडित किया जाएगा, ठीक है। ई आर्टिकल में इस प्रकार का दंड प्रावधान है, या उस कार्य को करने की इजाजत नहीं देता है। तो न्यायालय बोलेगा कि भाई एक जगह तो ये सही है, व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर रहा है और विधि के अनुकूल कार्य कर रहा है। दूसरा, एक जगह वही आर्टिकल कह रहा है कि आप इस प्रकार का कार्य नहीं कर सकते हो। तो यहां पर दो मुंही क्या है, विधि निकल रही है। जहां पर दो मुंही विधि निकले वहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी याचिका स्वीकार नहीं की जाती है, ठीक है। उसको क्या है, खारिज याचिका को कर दिया जाता है। अब ये चीज आपको ना अच्छी तरीके से तब समझ में आएगी जब हम अपने क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे, ठीक है। जैसे बच्चों की आपस में लड़ाई होती है, दो बेटे होते हैं किसी आदमी के, और वो आपस में लड़ते हैं कि भाई इसकी गलती है, ये इसकी गलती है, ये इसकी है। तो जो पिता होता है वो दोनों बच्चों को समझाता है कि चलो कोई बात नहीं है, आपकी समझौता करा देते हैं या आप अपना अपना कार्य करो, ठीक है। तो उन्हें कोई दंड नहीं देता है, भाई पिता किसी को पीटता नहीं है, धमकाता नहीं है, भाई उनके स्नेह को देखकर खुश हो जाता है और उस बात को इग्नोर कर देता है। उसी प्रकार से याचिका को खारिज कर दिया जाता है कि भाई एक जगह ये सही है और एक जगह ये गलत है, तो इसमें क्या निर्णय दिया जाए, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं अपना। सामंजस्यपूर्ण, समन्वयपूर्ण अर्थान्वयन से आप क्या समझते हैं, मार्गदर्शक निर्णयों की सहायता से समझाइए। उत्तर है आपका
सामंजस्यपूर्ण, समन्वयपूर्ण अर्थान्वयन का अर्थ, मीनिंग ऑफ द हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, जब किसी कानून के एक से अधिक उपबंध दूसरे के विरुद्ध हो, मतलब एक से अधिक मतलब दो मुखी उपबंध हो, ठीक है। तो न्यायालय उन उपबंधों का निर्वचन इस प्रकार निर्वचन करते हैं, उसको देखना जांचना इस प्रकार करने का प्रयास करता है जिससे यदि संभव हो तो सभी उपबंधों में सामंजस्य बना रहे, मतलब किसी में कोई मतभेद ना हो, दोनों में सामंजस्य मित्रता बनी रहे। मित्रता यहाँ भाई कानून आपस में मित्रता नहीं करता है, मित्रता का मतलब है एक मिलान बना रहे, कोई भी किसी प्रकार का मतभेद ना हो कानूनों को लेकर, एवं कोई उपबंध प्रभावहीन या निरर्थक ना हो जाए। ऐसा तभी संभव है जब न्यायालय या तो ऐसे विरोधपूर्ण लगने वाले उपबंधों के अलग अलग क्षेत्रों में संबंधित मानने, अथवा यह माने कि ये एक उपबंध दूसरे उपबंध के अंतर्गत दिए गए आचरण नियम का अपवाद है। यहाँ पर क्या है, न्यायालय क्या बोल रहा है कि भाई देखो यहाँ पर हमें सामंजस्य संबंध स्थापित करना है, दोनों को देखना है। एक बात बताओ, ये ए ने कोई कार्य किया और ई जो है याचिका लेके आ गया कि भाई ए ने हमारे विरुद्ध कार्य किया है और न्यायालय उसको सजा सुना दे, ठीक है। या ई कोई कार्य कर रहा है, ए उसके लिए याचिका लेके आ जाए तो न्यायालय ई को सजा सुना दे, लेकिन एक दूसरे का क्या है, बचाव भी है उसके अंतर्गत। अगर न्यायालय इसके विपक्ष में जाएगा तो भाई इसका उल्लंघन होगा, और इसके विपक्ष में जाएगा तो इस वाले आर्टिकल का उल्लंघन होगा। तो वो क्या करता है, ऐसी याचिकाओं को खारिज कर देता है और दोनों में संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। और हैं दोनों ही विधि, भाई किसी का भी वो उल्लंघन नहीं कर सकता या किसी के खिलाफ वो निर्णय नहीं दे सकता है। यह मालूम रहना कि एक ही कानून के विभिन्न उपबंध एक दूसरे के व्यापी हैं या एक दूसरे से अलग अलग हैं, बहुत कठिन हो सकता है। सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन के सिद्धांत का आचार संभवतः यह है कि विधायिका का आशय स्वयं को ही खंडित करना नहीं होता। यहाँ पर बोला है जब कोई याचिका न्यायालय में जाती है और वो ऐसा नहीं है कि उनको पता है कि एक विधि इसे सही साबित करती है और एक विधि इसे गलत साबित कर रही है, या इसमें अगर हम किसी एक पक्ष को निर्णय देंगे तो हम विधायिका का एक आधा पक्ष तो सही रहेगा, सही कार्य कर रहे हैं, लेकिन दूसरे पक्ष के आधार पर हम विधायिका का अपमान कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो कर सकते हैं और वो न्यायालय का भी क्या है, अपमान होगा। इसमें एक एग्जाम्पल है एम शर्मा बनाम कृष्ण सिन्हा 1959 का केस था सुप्रीम कोर्ट में। इसमें याची एक समाचार पत्र का संपादक था। उसे राज्य विधानसभा में कही गई टिप्पणियों को विधानसभा अध्यक्ष के आदेशों के विपरीत बिना काट छांट किए प्रकाशित करने के लिए क्यों न संविधान काट-छांट किए हुए प्रकाशित करने के लिए क्यों न संविधान के अनुच्छेद 194 के अंतर्गत सदन के विशेषाधिकार भंग करने के लिए दंडित किया जाए कि कारण बताओ नोटिस दिया गया। ठीक है, एक पत्रकार था, पत्रकार जो है राज्य विधानसभा में कोई सभा हो रही थी और विधानसभा में जो भी टिप्पणी की जा रही थी, भाई विधानसभा में जो टिप्पणी की जा रही थी उनको जो पत्रकार था ज्यों का त्यों उसने लिखा, और उसमें भाई कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सबको बताई जा सकती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि समाज को नहीं बताई जा सकती, या कोई कार्य ऐसे होते हैं जो थोड़े छुपाए गए होने चाहिए। ठीक है, लेकिन उसने क्या करा, सभी टिप्पणियों को उसने पत्रकार ने जो सबके सामने उजागर कर दिया। अब जो राज्य विधानसभा थी उसका जो अध्यक्ष था वो इस बात से नाराज हो गया और वो उसने एक याचिका दायर की और उसने बताया कि इसने आर्टिकल 194 का उल्लंघन किया है। ठीक है, 194 का उल्लंघन क्या है कि
कोई भी पत्रकार या कोई भी व्यक्ति राज्यसभा की जो टिप्पणी की जाती हैं, जो वहां पर वार्तालाप होती हैं, उनको किसी भी प्रकार से लीक नहीं करेगा। भाई हो सकता है हम किसी कार्य के लिए प्लान बना रहे हो, किसी को पकड़ने के लिए प्लान बना रहे हो, या कोई ऐसी टिप्पणी हो जिससे समाज में उपद्रव हो सकता है, तो इसलिए 194 ये कहता है कि आप किसी भी टिप्पणी को बिना अध्यक्ष की मर्जी के नहीं लिखोगे। लेकिन पत्रकार ने ऐसा लिखा और न्यायालय में याचिका लगाई अध्यक्ष ने कि आप ये बताइए कि हम इसे क्यों नहीं दंडित किया कर सकते हैं, भाई ये तो दंडित किया जाना चाहिए। अब आगे बात चलती है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत अपनी याचिका में उसने तर्क दिया कि उसे भविष्य में दंडित किया जाना संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत उसके भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के विरुद्ध है। उसने जो पत्रकार था, आर्टिकल 32 के अंतर्गत एक याचिका दी कि देखिए मेरे पास अधिकार है, कौन सा, आर्टिकल 19(1) के, यानी भाषण एवं अभिव्यक्ति का अधिकार, कि मैं स्वतंत्र हूं, किसी भी प्रकार के भाषण को मैं छाप सकता हूं और मैं व्यक्त कर सकता हूं। ठीक है, तो ये आर्टिकल 19(1) के हमें अधिकार देता है। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि 194 आर्टिकल 194(3) के अंतर्गत मैं दोषी हूं। तो अब समस्या क्या उत्पन्न हुई उच्च न्यायालय के सामने कि भाई एक तरफ तो इसमें दंड है और एक तरफ इसका अधिकार है। भाई अब मैं तो फंस गया। अगर मैं दंड देता हूं तो आर्टिकल 19(1) के का उल्लंघन होता है। अगर इसे अधिकार को मतलब इसे माफ करता हूं तो 194(3) का उल्लंघन होता है कि भाई मैं इसे बरी करता हूं या इसकी बात मानता हूं। तो ऐसे क्या है, दो मुंहे, जैसे यहां पर मैं बोला था, दो मुंही बात निकल के आ रही है। भाई किस चीज को सही माने, किसको गलत माने। अब न्यायालय भाई एक को सही मानेगा तो दूसरे यानी विधि का उल्लंघन तो होना ही होना है। तो वो ऐसी याचिकाओं को क्या है, खारिज कर देता है या उसमें किसी प्रकार का निर्णय देता ही नहीं है। तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि युक्ति सही यही है कि दोनों, यहां पे लिख लेना, यही है कि दोनों उपबंधों का प्रभाव बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि यह निर्धारित किया जाए कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 194(3) में वर्णित संसद के विशेषाधिकार के अधीन उपयुक्त आधार पर न्यायालय ने याचिका अस्वीकार कर दी, उसे खारिज कर दिया कि भाई हम इसे स्वीकार ही नहीं कर रहे। भाई है तो आर्टिकल ही, इसको माने तो इसका उल्लंघन और इसको माने तो इसका उल्लंघन। तो यहां पर क्या थी, न्यायालय समस्या में था, तो उसने उसे खारिज ही कर दिया। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, किसी कार्य को करने के लिए इजाजत है और वही जो आप कार्य कर रहे हो वो गलत है। ठीक है, तो इसके द्वारा गलत है और इसके द्वारा वो सही है। आगे चलते हैं। शंकरी प्रसाद, एग्जाम्पल नंबर 2, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1957 सुप्रीम कोर्ट। इसमें मुख्य विवाद यह था कि क्या संविधान के अनुच्छेद 13(2) के द्वारा संसद की मूलभूत अधिकारों को संशोधित करने की शक्ति पर अंकुश लगाया जा सकता है। संसद के जो अधिकार हैं उनको संशोधित मतलब उनमें बदलाव करने के लिए जो है अंकुश लगाया जा सकता है क्या? क्योंकि संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन कर सकती है, क्योंकि संशोधन करने की शक्ति सार्वभौम शक्ति है। इसे क्या कर लेना, सार्वभौमिक शक्ति है। परंतु संसद अपनी इस विधायी शक्ति द्वारा मूलभूत अधिकारों को वापस नहीं ले सकती और न ही उनको कम कर सकती है। सिंपल साधारण लैंग्वेज में उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। और इसी से रिलेटेड आपके केसेस हैं। केस नंबर आपका ये 3 है, इसे 3 कर लेना, यहां पर 4, ये 1 3, ठीक है। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965 सुप्रीम कोर्ट। और 4 नंबर का है आपका शंभुनाथ बनाम
पश्चिम बंगाल राज्य 1973 सुप्रीम कोर्ट। ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था और आने की संभावनाएं इसकी जो है 90% बनी रहती हैं। अक्सर ये 10 नंबर में पूछा जाता है और कभी कभी ये क्वेश्चन आपका 20 नंबर में भी आ जाता है। आप कहोगे सर इसमें से 2 पेज ही हैं, बहुत कम थ्योरी है, तो मैं आपको प्रत्येक वीडियो में बताता हूं। वहां पर मैटर ये नहीं करता है कि आप कितना ज्यादा लिख रहे हो, मैटर ये करता है कि आप कितना सटीक लिख रहे हो और किस प्रकार से लिख रहे हो। आपकी राइटिंग, केसेस, हेडिंग्स, ब्लैक एंड ब्लू पेन, ये सब चीजें मैटर करती हैं। ठीक है, तो आप इतना लिखोगे आपके अच्छे नंबर आएंगे और आप अपने हिसाब से इसे 5, 10 और 20 नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, आपने वीडियो को अंत तक देखा, मुझे अच्छे से सुना, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।